चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव और जन स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन में स्वास्थ्य कर्मियों की अनवरत सेवा के प्रति आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में सघन रोकथाम और सक्रिय निगरानी जारी रहनी चाहिए और अधिक संक्रमण वाले राज्यों को तकनीकी सहयोग दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संक्रमण के फैलाव पर नियंत्रण के लिए मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने हल्के और बिना लक्षण वाले संक्रमितों के लिए घर में पृथकवास प्रभावी रूप से लागू करने और समुदाय को वास्तविक जानकारी देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की स्थिति, कोविड बचाव के उपायों और जन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक आयोजित होनी चाहिए। उन्होंने कोविड प्रबंधन करते समय गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने पर भी बल दिया। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने विश्व में कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। इसके बाद कोविड के बढ़ते संक्रमण के आधार पर विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड स्थिति के बारे में भी प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि 15 से 18 वर्ष की आयु के 31% किशोरों को 7 दिनों के अंदर पहली डोज दे दी गई है। बैठक में अन्य लोगों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, नीति आयोग में सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी मौजूद थे। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगवाने की आज से शुरुआत हो गई है। केंद्र के दिशा निर्देश पर जारी होने के बाद कहा गया है कि एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। नहीं होगी। 2 टीके ले चुके व्यक्ति किसी भी टीका केंद्र पर जाकर सीधे टीका लगवा सकते हैं या पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कल से शुरू हो चुका है। ये टीका उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें दूसरा टीका लिए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह हो चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों को किसी डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी। चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड योद्धा के समान समझा जाएगा। वहीं सरकार ने कहा है कि लोगों के लिए एहतियाती टीका वही होगा जो उन्होंने पहले लगवाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज के लिए SMS भेजे गए हैं। और इस सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा कि 1 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्तियों के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को एहतियाती कोविड डोज के लिए SMS भेजे गए हैं। मंडाविया ने बताया कि कोविन प्लेटफॉर्म पर इस डोज के लिए अपॉइंटमेंट भी शुरू हो चुका है। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भी स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगवाने का काम शुरू हो गया है। रांची जिले के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए 10% टीके की डोज रिजर्व रखी गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 1 अरब 51 करोड़ 94 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है।
कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर टीकाकरण अभियान के तहत देश में बीते दिन 29,60,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 151 करोड़ 94 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 156 करोड़ 5 लाख से अधिक वैक्सीन दी गई हैं। 17 करोड़ 57 लाख से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया। जिले में सभी ऑक्सीजन मशीन काम कर रही हैं और 480 से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स के अलावा 59 आईसीयू बेड्स भी उपलब्ध हैं। जिले में 4 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पीएसए प्लांट की स्थापना की गई है। सदर अस्पताल, एमसीएच चैताडीह और एएनएम हॉस्पिटल परवाटार के साथ साथ बगोदर के सीएचसी में भी ऑक्सीजन पीएसए प्लांट की स्थापना की गई है। गिरिडीह में अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का पहला और दूसरा डोज लगाया जा चुका है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की करीब 250 टीमें काम कर रही हैं और किशोरों को भी टीका लगाया जा रहा है। और 3 तारीख से 15 प्लस वाले एज ग्रुप को भी वैक्सीन अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें अभी भी 20,000 से ऊपर लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और यह संख्या निरंतर जारी है। कोरोना रोधी टीका लगवाने वाली दीपा कुमारी ने लोगों से अधिक टीका लगवाने की अपील की है। उनका कहना है कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। टीका लगवाकर हम कोरोना को परास्त कर सकते हैं। आज हम पहला डोज लिए हैं। वैक्सीन एक सुरक्षित चीज है और कोई भी जो नहीं लिए हैं वो आकर ले लें। कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर जिले में टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है और संक्रमितों का होम आइसोलेशन और अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बच्चों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,79,723 नए संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है, जबकि इस दौरान 46,569 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 123 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 46,569 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए और 146 लोगों की मौत दर्ज की गई। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,23,619 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.62% है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,444 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,328 हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा रांची में 1,143 नए मरीज मिले, जबकि 423 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए एहतियात और कोविड नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। कोरोना की पिछली लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती थी और वैसे मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की भी जरूरत हो रही थी, लेकिन ओमिक्रॉन के साथ ऐसा नहीं है। रांची सदर अस्पताल के डॉक्टर सब्यसाची मंडल ने बताया कि अमूमन लोग 4 से 5 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। कटरा जैसा कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं। जो कोरोना पहले आता था, जो डेल्टा वेरिएंट था, उसमें सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता था, सांस लेने में तकलीफ होता था, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता था। और इस अभी जो मिल रहे हैं केसेस, इसमें कोई किसी को भी ऐसा नहीं मिला है। हम लोग के यहाँ जो भी एडमिट, उसमें किसी को विशेष ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। डॉक्टर मंडल ने बताया कि कोरोना को लेकर पहले से जारी इलाज की प्रक्रिया ही ओमिक्रॉन के लिए भी प्रभावी है। कोरोना का ही वेरिएंट है, इसमें आइडेंटिफाई करने का कोई क्या, इसमें अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं। आरटीपीसीआर आप टेस्ट करा रहे हो, आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, आप लक्षण के हिसाब से ही बता सकते हैं कि आपका ओमिक्रॉन है, ठीक है।
उन्होंने बताया कि हल्की सर्दी, खांसी, बुखार और गले में दर्द इसके लक्षण हैं। हालांकि ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन यहां उपलब्ध नहीं होने से अभी सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा जा रहा है और इसके जांच में करीब 15 दिन का समय लग रहा है। ओमिक्रॉन यदि आप सही में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करना होगा, जो कि हमारे यहाँ संभव नहीं है और करने में करीब 15 दिन तक टाइम लगता है। भुवनेश्वर भेजा जाता है सैंपल, उसके बाद ही हो पाता है। मगर जो लक्षण के हिसाब से हम लोग जैसा कर रहे हैं कि अभी जब भी आ रहे हैं हल्का सर्दी, खांसी, थोड़ा बुखार, गला में दर्द और 3-4 दिन रहते हैं, फिर अपने आप ठीक भी हो जाते हैं या कुछ दवा थोड़ा बहुत चलता है और ठीक हो जाते हैं। तो ओमिक्रॉन का फिलहाल अभी यही चल रहा है। कोरोना से बचाव में टीकाकरण और कोविड बिहेवियर का पालन करना जरूरी है। ऐसे में डॉक्टर भी लोगों को जल्द से जल्द टीका लेने और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भी संक्रमित हो गए थे। इस बार वे जमशेदपुर आवास में होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बन्ना गुप्ता के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए कदमा स्थित रंकिणी मंदिर में मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देशवासियों को और युवाओं को संबोधित करेंगे। प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आयोजन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषण के लिए देश भर के युवा अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री इन सुझावों को अपने भाषण में शामिल कर सकते हैं। युवा महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट, सक्रिय और प्रोत्साहित करना है ताकि देश की युवा आबादी की क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सके। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय युवा समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोना है। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के लुकैया गांव के पास कल हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स और मेदांता में दाखिल कराया गया है। स्थानीय विधायक लंबोदर महतो ने बताया कि देर रात अज्ञात वाहन ने 2 ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे यह दुर्घटना घटी। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लुकैया में एक बहुत दर्दनाक घटना घटी है। एक ट्रेलर 2 टेम्पो वाले जिसमें 21 सवार शामिल थे, खड़ी गाड़ी थी, उतर रहे थे, वो मार दिया, जिसमें से अभी तो ये ज्ञात हुआ है कि लगभग 4 आदमी उसमें डेथ कर चुके हैं और लगभग 5 काफ़ी गंभीर अवस्था में हैं, जिनको CHC पटवार से सदर हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। हम लोग कामना करते हैं कि सभी लोग जल्द स्वस्थ हो जाए। उधर गिरिडीह धनबाद पथ पर कल देर शाम मुआवजे की मांग को लेकर बरवाडीह के पास उग्र भीड़ ने पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया, जिसमें 9 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाद में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल से 14 जनवरी तक गरज के साथ छींटे पड़ने या कई जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। और बात करें तो 11 तारीख को जो झारखंड है, पूरे झारखंड राज्य में ही बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुछ जगह पे ओलावृष्टि गरज के साथ देखने को मिल सकते हैं। और जो आने वाले फिर जो 13
14 जो तारीख है उसमें भी झारखंड में आपको बारिश देखने को मिलेगी। और कुल मिला के बात करें तो कब आसमान पूरा साफ होगा, तो 16 तारीख से आसमान पूरा साफ हो जाएगा और 13 तारीख के सेकेंड हाफ से जो बारिश की एक्टिविटी है उसमें कमी देखने को मिलेगी और 15 तारीख तक आपको बादल देखने को मिलेंगे, कुछ जगह पर हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। आज़ादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए भारत में इंग्लैंड के पहले आधिकारिक राजदूत थॉमस रॉ और स्वतंत्रता सेनानी नरहर विष्णु गाडगिल के बारे में। जनवरी 1616 को इंग्लैंड के पहले आधिकारिक राजदूत थॉमस रॉ अजमेर में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए। हालांकि बादशाह जहांगीर के साथ उनकी 4 वर्ष की लंबी बातचीत सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक रुचि की शुरुआत कर दी। थॉमस रॉ व्यापार समझौते का अनुरोध करते हुए बादशाह जहांगीर के नाम किंग जेम्स प्रथम के पत्र के साथ सितंबर 1615 में सूरत बंदरगाह पहुंचे। ये मानते हुए कि उनका आगमन मुगल साम्राज्य के लिए सम्मान और शान का अवसर होगा, रॉ एक पूरे सप्ताह तक जहाज से उतरे ही नहीं। कस्टम जांच को लेकर हुई बहस भी इसका एक बड़ा कारण थी। अंततः वो अजमेर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें 10 जनवरी 1616 को बादशाह के पास ले जाया गया। रॉ ये देखकर बहुत ही क्षुब्ध हुए कि बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों के साथ संबंधों को बहुत ही कम महत्व दिया। अजमेर में उनके रहने सहने की समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई। रॉ मुगल साम्राज्य में 17 फरवरी 1619 तक रहे। इस दौरान उन्होंने मुगल अधिकारियों में इंग्लैंड की प्रतिष्ठा बढ़ाने और स्थायी व्यापार की अनुमति के लिए शाही फरमान हासिल करने की भरसक कोशिश की, लेकिन उन्हें 1619 में व्यापार समझौते के बिना ही इंग्लैंड लौटना पड़ा। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नरहर विष्णु गाडगिल का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 10 जनवरी 1896 को मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ में हुआ था। काका साहब गाडगिल के नाम से विख्यात विष्णु गाडगिल एक नामी वकील और उत्कृष्ट लेखक थे। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल सहित महान स्वतंत्रता सेनानियों से काफी प्रभावित थे। आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का भी उन पर गहरा प्रभाव था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 8 बार गिरफ्तार किया और जेल भेजा। गाडगिल कानून की डिग्री प्राप्त करने के तुरंत बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 में वो पूना जिला कांग्रेस समिति के सचिव बनाए गए। बाद में वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। 1934 में वे सेंट्रल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1930 के दशक में गाडगिल ने महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद गाडगिल देश के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए। 1947 से 1952 तक उन्होंने लोक निर्माण तथा खनन और बिजली मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जम्मू होते हुए पठानकोट से श्रीनगर तक सैन्य क्षमता सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने का श्रेय उनके नाम है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत करना था। गाडगिल ने भाखड़ा, कोयना और हीराकुड बांध परियोजना सहित अनेक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं भी शुरू की। वे पंजाब के राज्यपाल भी रहे। गाडगिल सार्वजनिक सभा पुणे और महाराष्ट्र युवा लीग बम्बई सहित अनेक सार्वजनिक संघों और संस्थाओं से जुड़े रहे। वो एक सशक्त लेखक थे। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, विधि, इतिहास और वाक कला पर अनेक पुस्तकें और लेख लिखे। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में पत्र और राज्य शास्त्र विचार शामिल हैं। मराठी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1962 में मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। 12 जनवरी 1966 को उनका निधन हुआ। वे जीवन पर्यंत जनहित के लिए समर्पित रहे। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका और सरजाम्बुरु क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों के पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के दस्ते के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद जंगल का फायदा उठाते हुए नक्सली भागने में सफल रहे। लातेहार एसपी अंजनी रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर जेजेएमपी के उग्रवादी बबलू राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार उग्रवादी जिले के पुरनी पलहिया गांव का रहने वाला है। पलामू जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नई गाइडलाइन के मुताबिक एसिम्प्टोमेटिक एवं हल्के लक्षण वाले संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति दी गई है। वहीं होम आइसोलेशन में रखने के लिए डीआरडीए डायरेक्टर स्मिता टोप्पो को नोडल अधिकारी बनाया गया है। खूंटी पुलिस ने अड़की निवासी फगुआ हस्सा की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी चाटो हुटुम से हुई है। कोडरमा जिले की जयनगर थाना पुलिस ने क्वायल चोरी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने परसाबाद में निर्माणाधीन पावर हाउस में लगे ट्रांसफार्मर से क्वायल चोरी मामले में खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया। बताया गया है कि बेंदी ग्राम के पास बिलारो जंगल क्षेत्र में 10 एकड़ में पोस्ता की खेती की जा रही थी। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के तुबेद और जेरजेर गांव में जिला प्रशासन ने अवैध कोल उत्खनन को लेकर छापेमारी की। एसडीएम शेखर कुमार और पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की गई छापेमारी में करीब 20 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। रांची में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर संक्रमित मरीज अपने घरों में आइसोलेट हैं। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टर उनके घर तक पहुंचेंगे। डीसी छवि रंजन के निर्देश पर जिले के सभी इंसिडेंट कमांडर के साथ 2-2 डॉक्टरों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब में काफिला रोके जाने के विरोध में आज भाजपा रांची महानगर की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और सांसद संजय सेठ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मौके पर पार्टी नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री का काफिला रोके जाने के विरोध में प्रतिदिन अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो कहीं से भी सरकार गंभीर नहीं थी। ये तो भगवान भरोसे है और सरकार क्या कर रही है, जितनी कुछ भी आज जो कुछ काम देख रहे थोड़ी बहुत हो भी रहा है, तो केंद्र सरकार पैसे दे रही है तो देखो बाकी तो कुछ कर नहीं है, उसको भी लूट रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम लोग गुस्से में, पूरा देश गुस्से में है कि भारत के आज़ादी की 75 साल के अंदर ऐसा बड़ा साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा कुचक्र देश के खिलाफ, ये मोदी जी के खिलाफ नहीं, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ 135 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री, और उसको पंजाब की सरकार ने मारने की कोशिश की। और कैसे आज से 1.5 साल पहले पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई, वो डॉक्यूमेंट्री तो आ गई। कैसे फ्लाईओवर पर एक प्रारूप बनाया गया, मोदी जी गाड़ी जाती है, मोदी जी को उतारा जाता है, कैसे उनको मारा जाता है, सेम जो पिक्चराइज हुआ था वही सीन हूबहू लगता है कि कितने 2 साल से प्लानिंग चल रही थी। पाकुड़ जिले में घरों में चौका चूल्हा करने और बाल बच्चों की देखभाल करने समेत परिवार के भरण पोषण के लिए बीड़ी बनाने वाली ग्रामीण महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की कहानी गढ़ रही हैं। इन आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ इनके रहन सहन में बदलाव लाने में जिले के महत्वपूर्ण 50 हाट योजना ने ताकत देने का काम किया है। पाकुड़ की उपायुक्त वरुण रंजन की पहल पर सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं को खेतीबाड़ी से संबंधित 50 हाट योजना के जरिए स्वावलंबी बनाने के साथ उनके सशक्तिकरण का प्रयास शुरू किया गया है। इसके तहत जिले की 8000 महिला किसानों को बहुफसलीय खेती में आगे आने के लिए JSLPS की ओर से सहयोग किया जा रहा है। 3 तरह का क्रॉप लगाए और अच्छा उसका उन्नत बीज मिले और उसकी एक अच्छी मार्केटिंग हो ताकि उनको एक अच्छा दाम मिले और उनका इनकम हम लोग बढ़ा सकें। इसके लिए उनको संस्थागत विकास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।
चासहाट योजना से जुड़ी महिला किसानों ने बताया कि पहले वह बीड़ी बनाकर किसी तरह से महीने में 2 से 3 हजार रुपए कमाती थी और इस दौरान बीमारी का डर रहता था, लेकिन आज सब्जी की खेती कर कमाई कर रही हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण के अलावे उनके जीवन स्तर में बदलाव भी हो रहा है। चल रहा है, भिंडी लगाया है, आलू लगाया है, लहसुन भी, प्याज भी और गाजर भी लगाया है, टमाटर है, धनिया पत्ता है। इससे हम बहुत ज़्यादा खुश भी है और बहुत ज़्यादा रोजगार भी हो रहा है। महिलाओं द्वारा खेती में उपजाई गई सब्जियों को गांव के अलावा आसपास के हाट बाजारों में बेचने से अच्छी कीमत मिल रही है। दीदी लोग को ट्रेनिंग करवाया गया। ट्रेनिंग के माध्यम से जैसे भिंडी हुआ, गाजर, गोभी, आलू, ये सब जो खेती करके अभी बहुत उन्नत है और ग्राम परिवार अभी सुखी है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से उपलब्ध कराई गई सहायता और महिलाओं की मेहनत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तकदीर अब बदल रही है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में जब बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, उस उम्र में रांची के एक बच्चे ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर कीर्तिमान स्थापित किया है। छोटे से बच्चे ने 70 सेकंड के रिकॉर्ड टाइम में 104 दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतुओं का नाम सुनाकर अपने नाम से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रांची के आश्विक सामंता की उम्र महज 5 वर्ष है। छोटी सी उम्र में ही इस बच्चे को पशु पक्षियों से ऐसा प्रेम है कि दुर्लभ प्रजातियों के सैकड़ों जीव जंतुओं के नाम इस बच्चे को आसानी से याद हैं। What animals? Anglerfish, blue tang, clownfish, dugong, eel, flounder, garden eel, hermit crab, isopod, jellyfish, killer whale, landfish, manta, nautilus, octopus, pufferfish, queen catfish, ratfish, stingray, tiger shark, unicorn fish, viperfish, walrus, gypsy, yellow tang, zooplankton। बच्चे की इस अद्भुत बौद्धिक क्षमता को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने पहचाना और ऑनलाइन टेस्ट लिया। टेस्ट के दौरान 70 सेकंड में बच्चे ने 104 दुर्लभ प्रजातियों के जीव जंतुओं का नाम सुनाया और अपने नाम से रिकॉर्ड दर्ज कराया है। Hoopoe, ibis, jay, kingfisher, lovebird, macaw, nightingale, ostrich, pelican, quail, robin, seagull, toucan, umbrella bird, vulture, woodpecker, gymnast, silverfinch, zebrafinch। आश्विक सामंता के पिता अभिषेक सामंता और मां डॉक्टर शोभना चौधरी समेत परिवार के अन्य सदस्य आश्विक की सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं। इनका कहना है कि अभिभावकों को अपने बच्चे की अंदर की हुनर को पहचानने और उसे निखारने की जरूरत होती है। हमारे बेटे में बचपन से ही कुत्ता, बकरी, बिल्ली, गाय के प्रति काफ़ी प्रेम हमने देखा था। वो कभी गाड़ी या कोई खिलौना से खेला ही नहीं। वो हमेशा खेलता था, तो जो भी खिलौना होता था वो भी एनिमल शेप में होता था, जिससे कि वो खेला करता था। तो ये देखते हुए हमें कुछ अलग लगा उसमें, कि कुछ अलग है उसमें। अब धीरे धीरे जब वो बोलना शुरू किया, जब वो याद करना शुरू किया, तब हमने देखा उसको याद करने के में भी एनिमल्स के वो नाम तुरंत याद हो जाते हैं जो शायद हम बड़ों को भी याद करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़े। और बहुत प्यार करता है जानवर लोगों को। उसको पैर में लग के अगर एक तो चींटी भी मर जाता है तो उसके लिए वो चाहता है कि हम उसको कैसे ट्रीटमेंट करके आगे जाके काफ़ी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा तरक्की, अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स वगैरह उसके लिए वेट कर रहा है। वी ऑल नो। कहा गया है कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात। आश्विक सामंता का नामांकन तो स्कूल में हो गया है, लेकिन कोरोना काल की वजह से बच्चे ने अभी तक स्कूल कैंपस में अपना पैर नहीं रखा। इसके बावजूद बच्चे ने पढ़ाई जारी रखी और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की समीक्षा की। जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर दिया जोर।